नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 10th एक्सपीरियंस पे। देखिए, हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 पढ़ लिए थे बहुत अच्छे तरीके से। अब जो है हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहें आप लोग इस वीडियो में और हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर जानेंगे। तो देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम था सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, और ये क्लास 10th की पुस्तक जो है पॉलिटिकल साइंस का जो है और इसका हम लोग जो है प्रश्न अभ्यास जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसका प्रश्न अभ्यास। और पहला टाइप का प्रश्न आप लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न क्वेश्चंस। और इसका पहला प्रश्न देखेंगे आप लोग, सही विकल्प चुने। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। तो जैसा कि पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे, संघ राज्य का विशेषता नहीं है। संघ राज्य का विशेषता नहीं है। तो देखिए, जब संघ के बारे में आप लोग पढ़े थे तो संघ का अर्थ होता है यानी कि शक्तियों का बंटवारा अलग अलग तरीके से, जैसे कि केंद्र में केंद्र का सरकार और राज्य में राज्य का सरकार। तो हम लोग देखेंगे संघ का उदाहरण विशेषता में हम लोग पढ़े थे लिखित संविधान होता है। कौन सा संविधान होता है? लिखित संविधान होता है। एक ही शासन व्यवस्था, एक ही शासन व्यवस्था ये नहीं होती है। वहीं शक्तियों का विभाजन भी होता है और सर्वोच्च न्यायालय भी होता है, यानी कि ये तीन होते हैं। और जो इसमें जो विशेषता नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो नहीं वाला जो ऑप्शन हो जाएगा गौ नंबर हो जाएगा। तो आप लोग जो है पहला का गौ पे टिक कर लेंगे। आप लोग जो है यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो ये ऑप्शन नंबर ग ही है, ऊपर नीचे हो गया, आप लोग देख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर आप लोग जो है गौ टिक कर लेंगे, एक ही शासन व्यवस्था। चलिए दूसरा प्रिंट देखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, संघ सरकार का उदाहरण है। अब जो हम लोग से पूछा जा रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ का उदाहरण क्या है? तो देखिए, संघ का उदाहरण जो है अमेरिका नहीं है। वहीं जो है चाइना का बात करें, ब्रिटेन का बात करें, तो ये सब जो है संघ का उदाहरण नहीं है, और बल्कि जो है, चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है, तो देखिए संघ सरकार का उदाहरण सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। चीन और ब्रिटेन ये दोनों नहीं है, क्योंकि इसमें जो है कम्युनिस्ट पार्टी चलती है, और ब्रिटेन में जो है एकात्मक शासन व्यवस्था चलता है, संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं चलता है। तब लोग याद रखेंगे। और आप लोग से यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन में या फिर इनमें से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था चलती है? तो आप लोग चाइना और ब्रिटेन याद रखेंगे। तो जो ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग टिक करेंगे। तो दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा क नंबर, यानी कि अमेरिका। चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में संघ एवं राज्यों की अधिकार का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? कितनी सूचियों में हुआ है? तो आप लोग को बताए थे कि संघ और राज्य का अधिकार का जो विभाजन हुआ है वो 3 सूचियों में हुआ। तो कौन कौन सी सूची था? तो पहला में हम लोग देखेंगे ऑप्शन में, तो संघीय सूची और राज्य सूची, जबकि इसमें जो है समवर्ती सूची नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वहीं हम लोग जो है दूसरा ऑप्शन में देखेंगे तो संघ सूची भी मिलेगा, राज्य सूची भी मिलेगा और समवर्ती सूची मिलेगा। तो हम लोग जो है पढ़े थे कितने सूचियों में? तो 3 सूची में, तो 3 सूची हम लोग को मिल गया। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर ख याद रखेंगे। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर क्या याद रखेंगे? ख। वहीं हम लोग जो है अगला प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा टाइप का प्रश्न आ रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही वाला कथन को जो हम लोग को चुन के बताना है। तो चलिए पहला पढ़ते हैं हम लोग कि सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। यह विविधता को अपने में समेट लेती है। वहीं हम लोग जो है दूसरा देखेंगे तो देश की एकता को कमजोर करती है। देश की एकता को कमजोर करती है सत्ता की साझेदारी? ये तो बिल्कुल नहीं है। वहीं फैसले लेने में देरी करती है, फैसले लेने में देरी करती है। और विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, विभिन्न समुदायों के बीच जो है टकराव कम करती है। देखिए ये तीनों भी अगर देखा जाए तो सत्ता की साझेदारी में संभव है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सही इसमें उत्तर हो जाएगा वो ख नंबर हो जाएगा। विभिन्न समुदायों के बीच जो है ये टकराव कम करती है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी की यहाँ पे बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सत्ता की साझेदारी की। तो देखिए विविधता को भी अपने में समेट ले सकती है और देश की एकता को कमजोर करती है। तो ये तो नहीं ही होगा, ये ऑप्शन जो है पढ़ेंगे तो ये तो नहीं होगा। और फैसले लेने में देरी कराती है। तो देखिए न्यायालय में जो है फैसले लेने में देरी होती है, लेकिन वहाँ पे जो है सटीक फैसला दिया जाता है, तो ये भी उतना परफेक्ट नहीं होगा।
जो घ नंबर हम लोग पढ़ेंगे तो ये विभिन्न समुदायों के बीच जो है टकराव को कम करती है। वहीं हम लोग जो है दूसरा देखेंगे तो दूसरा में क्या है, संघात्मक लोकतंत्र का के अनुकूल है। संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है। तो संघीय व्यवस्था तो देखेंगे हम लोग, संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित करती है, तो ये बिल्कुल नहीं है। संघीय जो है केंद्र की सीमित को नहीं करती है। वहीं जो है ख नंबर हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो संघवाद इस बात की व्यवस्था करती है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहे। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे की पर लाद दी जाए, तो ये बातों को फॉलो नहीं की जाती है। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ख याद रखेंगे। वहीं जो हम लोग तीसरा टाइप का प्रश्न देखते हैं, क्या नीचे स्थानीय स्वशासन के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं, इन्हें आप वरीयता के क्रम से सजाएं कि कौन पहले होगा। तो चार हमारे पास चार देखने को मिलेगा और इन चारों में से जो है हमें छांटना है कि कौन जो है पहले होगा, कौन इसके बाद होगा। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। स्थानीय स्वशासन के पक्ष में तर्कों का सही क्रम क्या रहेगा, तो दूसरा जो नंबर आप लोग पढ़ेंगे उसको जो है हम लोग पहला में रखेंगे। इसमें किस में रखेंगे, पहला में, यानी कि स्थानीय लोग अपने इलाके की जरूरत, समस्या और प्राथमिकताओं को मानते हैं। तो दूसरा जो आप लोग का ऑप्शन उसमें होगा उसको हम लोग पहला में रखेंगे। वहीं जो है चौथा ऑप्शन होगा उसको हम लोग दूसरा में रखेंगे। चौथा ऑप्शन को कहाँ रखेंगे हम लोग, दूसरा में, कि स्थानीय जनता द्वारा बनाई गई योजना सरकारी अधिकारों द्वारा बताई गई योजना से काफी ज्यादा स्वीकार होती है। तो चौथा ऑप्शन को हम लोग जो है दूसरा में रखना है। वहीं पहला ऑप्शन को है हमें तीसरा में रखना है। पहला ऑप्शन को जो है हमें तीसरा में रखना है, यानी कि सरकार स्थानीय लोगों को शामिल कर अपनी योजनाएं कम खर्च में पूरी कर सकती है। और जो लास्ट का हम लोग का रहेगा, तो तीसरा को हम लोग को चौथा पे रखना है, यानी कि आम जनता के लिए अपने प्रदेश या राष्ट्रीय विधायिका के जनप्रतिनिधियों से संपर्क करना काफी मुश्किल होता है। तो इसको जो है चौथा पे रखेंगे। तो आप लोग देख लेंगे नंबर बाय नंबर हम रख दिए हैं कि पहला में कौन होगा, दूसरा में कौन। तो पहला में जो है दूसरा ऑप्शन होगा, वहीं दूसरा में चौथा ऑप्शन, और तीसरा में पहला ऑप्शन और चौथा में तीसरा ऑप्शन। तो आप लोग ये याद रखेंगे। अब जो है अगला प्रकार का प्रश्न हमारे पास है, हम लोग के पास है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में जो है इसको जवाब देना है। तो संघ राज्य का अर्थ बताना है। इसमें जो है संघ राज्य का अर्थ बताना है, तो हम लोग इसका अर्थ देंगे कि संघ राज्य का अर्थ है ऐसा देश जिसमें कई सरकार मिलकर एक केंद्रीय सरकार बनाते हैं। देखिए, ऐसा देश जिसमें कई राज्य मिलकर एक केंद्र सरकार बनाते हैं, जैसे भारत। भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत किसका संघ है, राज्यों का संघ है। और ये पूरा राज्य और केंद्र शासित मिलकर जो है एक देश का निर्माण किए हैं। इसमें केंद्र और राज्य दोनों की अपनी अपनी सरकार और अधिकार होते हैं। और आप लोग देखते हैं कि केंद्र में जो है प्रधानमंत्री है। केंद्र में कौन है, प्रधानमंत्री का शासन है, यानी कि राष्ट्रपति का शासन है। और वही राज्य में जो है सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री का शासन है। दोनों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र है और दोनों का अपना अपना सरकार भी है। तो ये था पहला का जवाब अति लघु उत्तरीय का। वही हम लोग जो है दूसरा प्रश्न लिखेंगे, इसका भी जो है वेरी शॉर्ट में देना है, यानी कि संघीय शासन की दो विशेषताएं बताएं। तो देखिए, आप लोग को जो है 4-5 विशेषता बताया गया था, उनमें से कोई भी दो विशेषता जो आप लोग को ज्यादा परफेक्ट रहेगा, पहला दूसरा ही आप लोग देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यानी कि शक्तियों का विभाजन, इन दोनों में क्या है, शक्तियों का विभाजन, यानी कि केंद्र जो है केंद्र पूरा देश तक नियम कानून ला सकता है, वही राज्य जो है सिर्फ राज्य तक सीमित होती है, यानी कि शक्तियों का विभाजन होता है संविधान के द्वारा। और वहीं हम लोग देखेंगे दूसरा पॉइंट, तो लिखित संविधान क्या होता है, लिखित संविधान संघीय शासन व्यवस्था में जो है एक सर्वोच्च संविधान होता है। तो यहाँ पे सर्वोच्च संविधान आप लोग लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है, सर्वोच्च संविधान। तो यहाँ से आप लोग लिखेंगे दूसरा का आंसर। वहीं हम लोग जो है अगला प्रश्न देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट में इसका आंसर देना है। तो पहला प्रश्न इसका हम लोग जानते हैं कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं।
सत्ता की साझेदारी से आप? तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे, सत्ता की साझेदारी का मतलब है शासन में विभिन्न वर्गों, समूहों, संस्थाओं को भागीदारी देना, ताकि आपकी या हमारी आवाज़ सुनी जा सके, यानी कि सबकी आवाज़ सुनी जा सके। तो सत्ता की साझेदारी से क्या अर्थ हुआ कि समाज में सभी वर्गों के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सत्ता में साझेदारी, ताकि सबकी आवाज़ जो है सुनी जा सके। तो पहला का आंसर आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। वहीं हम लोग जो है दूसरा प्रश्न देखेंगे, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं कि इससे सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है। यदि सत्ता में साझेदारी करेगा तो इसमें जो है सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व होगा और भेदभाव इससे क्या होगा? कम होगा और लोकतंत्र और मजबूत बनता है। इससे भेदभाव कम होगा और लोकतंत्र क्या होगा? और मजबूत होगा, क्योंकि जो है अनेक जातियों के लोग, अनेक वर्गों के लोग जो है इसमें प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे क्या होगा? सभी वर्ग के लोग उसमें रहेंगे और सब अपने अपने जो है वर्ग के जन कल्याण के बारे में सोचेंगे और किसी के साथ जो है कोई भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि एक ही पक्ष का रहेगा तो भेदभाव हो सकता है। वहीं हम लोग जो है तीसरा प्रश्न देखेंगे, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? तो अलग अलग तरीके आप लोग जान लीजिए। तो पहला तरीका है विधायी, कार्यकारी और तीसरा जो है न्यायिक साझेदारी। यानी कि संविधान के द्वारा ये भी प्रावधान है कि कानून कौन बनाएगा, कानून को लागू कौन करेगा, और जो कानून फॉलो नहीं करेगा उसको जो है सही तरीके से पालन कौन करवाएगा? तो न्यायपालिका करवाएगा। वहीं जो है हम लोग दूसरा देखेंगे, केंद्र और राज्यों के बीच जो है साझेदारी है कि केंद्र सरकार के पास कितना नियम कानून है, वो किस किस क्षेत्र पे जो है विधेयक ला सकता है, कानून पास कर सकता है। वहीं राज्य जो है अपने राज्य स्तर पर। तीसरा देखेंगे, सामाजिक और सांस्कृतिक समूहों के बीच जो है सत्ता की साझेदारी है। तो समाज में सभी वर्गों के साथ और सांस्कृतिक समूहों के बीच भी जो है सत्ता की साझेदारी के तरीके हैं। तो ये था तीसरा का जवाब। वहीं हम लोग जो है अगला प्रश्न देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगला जो प्रश्न हम लोग का रहेगा वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, लॉन्ग आंसर देना। इसमें जो है लॉन्ग आंसर देना, जो कि आप लोग के बिहार बोर्ड में 4 मार्क्स में ये पूछा जाता है। 4 मार्क्स में जो है दीर्घ उत्तरीय का जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न हम लोग जानते हैं, राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करती है? राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करती है? तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी कई तरीकों से करती है। सबसे आम तरीका गठबंधन बनाना है। सबसे आम तरीका जो है गठबंधन बनाना है, जिसमें दो या दो से अधिक दल मिलकर सरकार चलाते हैं। हर दल को सरकार में कुछ मंत्रालय या विभाग मिलते हैं। देखिए क्या होंगे, जब चुनाव में एक ही पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाएगा, तो वे क्या करेंगे? अन्य पार्टियों के साथ क्या करेंगे? गठबंधन करेंगे और उतना सीट पुराएंगे जितना जो है लाना होता है, और फिर क्या करेंगे? वो अपना अपना सरकार बनाएंगे। अब अन्य पार्टियां जब शामिल हुई तो इनको भी तो कुछ फायदा होना चाहिए, तो उनको फायदा के लिए जो है कुछ मंत्रालय या विभाग दिए जाते हैं, जिसमें वे नीतियां और फैसले में भागीदारी करते हैं। वे भी सभी क्या करते हैं? भागीदारी करते हैं। कभी कभी समर्थन देने वाले दल बाहर से सरकार को समर्थन देते हैं, लेकिन वे फैसलों में अपनी राय रखते हैं। बाहर से तो फैसला में, लेकिन अंदर जो है उस नियम और कानून पे जो है चर्चा होंगी। सत्ता में साझेदारी से अलग अलग विचारधाराओं के दल मिलकर देश और राज्य का संचालन करते हैं। तो अनेक जाति, धर्म, विचारधारा के लोग जो है देश के संचालन, राज्य के संचालन करते हैं, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। ये सबसे जो क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत होता है और ज़्यादा लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंच पाती है, क्योंकि हम लोग जो है प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, प्रतिनिधि को, और ये प्रतिनिधि जो है सरकार तक हमारी मांगों को, हमारी बातों को जो है पहुंचाता है। चलिए, ये था दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न। वही जो है दीर्घ उत्तरीय का हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे, गठबंधन की सरकारों में सत्ता में साझेदारी कौन कौन होते हैं? गठबंधन की सरकारों में सत्ता में साझेदारी कौन कौन होते हैं? तो चलिए गठबंधन की सरकार में देखेंगे हम लोग सत्ता में साझेदारी कौन कौन होते हैं। तो उत्तर लिखेंगे हम लोग, गठबंधन की सरकार में सत्ता की साझेदारी उन सभी राजनीतिक दलों के बीच होती है जो मिलकर सरकार बनाती है। जो मिलकर सरकार बनाई थी सभी राजनीतिक दल होंगे, और इसमें
एक मुख्य दल होगा, इसमें एक मुख्य दल होगा जिसे आमतौर पर सबसे ज़्यादा सीट मिलती है, सबसे ज़्यादा सीट मिलती है। और अन्य जो है छोटे छोटे दल होंगे, और अन्य क्या होंगे, छोटे छोटे दल होंगे जो समर्थन देते हैं बहुमत बनाने के लिए, यानी कि सरकार बनाने के लिए। सभी दलों के नेताओं को मंत्रिमंडल में अलग अलग मंत्रालय दिए जाते हैं, और जिससे वे सरकार के फैसलों और नीतियों में भागीदारी कर सके, गठबंधन की सरकार में हर दल की राय और मांगों का ध्यान रखा जाता है ताकि सभी का संतुलन बना रहे। इससे अलग अलग क्षेत्रों, जातियों और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व होता है, और लोकतंत्र जो है मजबूत होता है। और इससे क्या होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। भारत में केंद्र और कई राज्यों में गठबंधन सरकारें आम बात है। जैसे 2014 से पहले केंद्र में यूपीए सरकार या महाराष्ट्र में महाविकास सरकार, और वहीं बात करें हम लोग बिहार में, तो बिहार में भी जो है गठबंधन का सरकार है। जबकि आप लोग देखिएगा कि नीतीश सरकार का जो पार्टी है वो क्या करता है, कभी जो है तेजस्वी पर यादव में चला जाता है, तो कभी जो है वो नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी में चला जाता है, यानी कि उसका जो है पूर्ण बहुमत नहीं है। अगला जो हम लोग तीसरा पर्सन देखेंगे दीर्घ उत्तरीय का, और ये दीर्घ उत्तरीय का जो है लास्ट पर्सन भी है। इसके बाद जो है हम लोग एक और पर्सन जानेंगे। तो दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदारी बनते हैं। तो देखिए, दबाव समूह सरकार को प्रभावित करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, जैसे आंदोलन। जो दबाव समूह होते हैं वो क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, याचिका डालेंगे, और मीडिया के माध्यम से जनमत बनाना और सरकार के साथ वार्ता करना, ये सब तरीकों से जो है तरीके अपनाते हैं और प्रभावित करते हैं। ये समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं, और अपने हितों की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं। मंत्रियों और अधिकारियों से मिलते हैं, और कभी कभी नीति निर्धारक समितियां में शामिल हो जाते हैं। दबाव समूह चुनावों के समय राजनीतिक दलों को आर्थिक मदद और जन समर्थन देकर भी नीतियां को प्रभावित करती है। वे सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करती है। राजनीतिक दल क्या करती है, सरकार और जनता के बीच क्या करती है, सेतु का कार्य करती है, जिससे उनकी मांगे और सुझाव नीति निर्माण में जो है नीति और फैसलों को प्रभावित करके प्रत्यक्ष रूप से सत्ता में साझेदार बन जाती है, यानी कि सेतु का कार्य करती है, जिससे जो है उनकी मांगे और सुझाव नीति निर्माण में शामिल होते हैं। इस तरह दबाव समूह प्रत्यक्ष रूप से सत्ता में नहीं आते, लेकिन सरकार की नीतियों और फैसलों को प्रभावित करके और प्रत्यक्ष रूप से सत्ता में साझेदार बन जाते हैं। यानी कि बाहरी आंदोलन से या फिर सरकार पर उंगली उठा के, इन सभी माध्यमों से जो है वो सत्ता में साझेदार बन जाते हैं। वहीं जो हम लोग लास्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसी एक कथन का समर्थन करते हुए 50 शब्दों में उत्तर दें। 50 शब्दों में जो उत्तर देना है, ठीक है। किसी एक पर्सन का बोल रहा है तो हम लोग जो है तीनों पर्सन के बारे में देख लेते हैं। आप लोग को जो अच्छा लगे वो लिख लीजिएगा। देखिए, हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरी होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन नहीं हो। तो इसका उत्तर हम लोग जान लेते हैं कि समाज में सत्ता की साझेदारी जरूरी होता है। तो जैसा कि पूछा जा रहा है कि समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले वह छोटा हो और उसमें सामाजिक विभाजन नहीं हो। तो बहुत जरूरी है जो है सामाजिक विभाजन। हर समाज में सत्ता की साझेदारी जरूरी होता है, चाहे वह छोटा हो या उनमें कोई बड़ा सामाजिक विभाजन न हो। इससे सभी वर्गों और लोगों के निर्णय प्रक्रियाओं में भागीदारी मिलती है, जिससे समाज क्या होता है, में संतुलन, समानता और विश्वास बना रहता है। इससे लोकतंत्र और एकता मजबूत होता है। तो आप लोग जो है इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। वहीं जो है हम लोग दूसरा देखेंगे, तो सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े देशों में होती है। तो देखिए, सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े देशों में इसलिए होती है क्योंकि वहाँ विभिन्न समुदाय, भाषा, जाति या संस्कृति के लोग रहते हैं। इससे सभी समूहों को
सरकार में भागीदारी मिलती है, इससे सभी समूहों को सरकार में भागीदारी मिलती है, टकराव की संभावना कम होती है और ये दल जो है आपस में टकराते नहीं हैं, क्योंकि एक ही समुदाय और एक ही भाषा के लोग जो है यदि साझेदारक रहेंगे पार्टी में तो क्या होगा, आपसी क्लेश की भावना होगी। लेकिन जब सभी रहेंगे तो सभी जो है एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और इससे जो है टकराव की संभावना कम हो जाएगी और देश की एकता बनी रहती है। और देश की एकता क्या रहेगी, बनी रहेगी। उदाहरण के लिए बेल्जियम और भारत जैसे देशों में सत्ता का बंटवारा विविधताओं को समेटने और स्थायित्व बनाए रखने के लिए जरूरी है, स्थायित्व बनाने के लिए जो है जरूरी है। वहीं जो है हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न, सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्षेत्रीय भाषाई जातीय आधार पर विभाजन वाले समाज में ही होता है। तो देखिए, सत्ता की साझेदारी सिर्फ क्षेत्रीय भाषाई जातीय आधार पर विभाजित समाज में ही जरूरी नहीं है, बल्कि हर समाज में जरूरी होता है। बल्कि क्या होता है, हर समाज में जरूरी होता है। इससे सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलता है, भेदभाव कम होती है और समाज में संतुलन व एकता बनी रहती है। और समाज में जो है संतुलन व एकता बनी रहती है, क्योंकि सत्ता में सभी प्रकार के वर्ग के लोग रहेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे से भेदभाव कम होगा और समाज में जो है संतुलन भी बना रहेगा। जैसा कि फिर से हम आप लोग को बता देते हैं कि एक ही दल के लोग जो है यदि पार्टी में रहें तो मनमाना जो है जो मर्जी है वो करेंगे। लेकिन जो है अनेक दलों के भागीदारी रहें, अनेक जाति धर्म के लोग रहें तो सबका जो है अपना अपना दिमाग है, अपना अपना सोच है, तो वे सब जो है लोकतंत्र को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं और वो जो है सभी के बारे में सोच सकते हैं। जबकि जो है एक व्यक्ति विशेष जो है सिर्फ अपने ही जाति धर्म के बारे में सोच सकता है। तो ये था आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर का पूर्ण हल। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।